नमस्ते। मैं किशन लाल लोहिया, एडवोकेट, नोबल लॉ फर्म। आज मैंने आपके समक्ष चेक बाउंस से संबंधित एक वीडियो पेश करने की पेशकश की है। चेक बाउंस, और वो भी सेल्फ चेक। सेल्फ चेक एक ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत समस्या है। सेल्फ चेक के ऊपर में जितने भी आज तक एनआई एक्ट में संशोधन हुए हैं, किसी भी संशोधन में मुझे ये नहीं मिला आखिर सरकार या संसद या हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय सेल्फ चेक के बारे में इस अधिनियम में एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई संशोधन करके सेल्फ चेक को इसके अंतर्गत, प्रावधान के अंतर्गत अर्थात दंडनीय अपराध के अंतर्गत इनको लाया गया कि नहीं लाया गया, यह हमेशा ही संदेहास्पद रहा। मैं चाहूँगा सेल्फ चेक और अपराध की श्रेणी में आखिर आए या न आए, इस पर मैं आज के इस वीडियो के मार्फत आपके समक्ष अपने तथ्य पेश करना चाहूँगा। ये एक आम समस्या है, आम नागरिकों की समस्या है और आम उन व्यक्तियों की समस्या है जिनसे सेल्फ चेक की संबंधित शिकायत प्राय बनी रहती है। यूँ तो कहने के लिए चेक का अनादरण या डिजोनर कहिए मुकदमा होता है, वो भी आपराधिक मुकदमा, और उससे संबंधित जानकारी आपसे छुपी हुई नहीं है, या तो उस चेक के अमाउंट के दुगने तक की भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में और 2 साल की सज़ा या दोनों, ये प्रावधान है। सुधार और संशोधन इस अधिनियम में बराबर होते रहे हैं, यहाँ तक कि 2018-2019 में भी संशोधन हुए हैं, लेकिन इस संशोधन जिस धारा में हुए हैं उस धारा से संबंधित हम यहाँ आज अपना वीडियो नहीं बनाए हैं। हमने एक विशेष जो आज के इशू है, मुद्दे हैं सेल्फ चेक, उसी पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, उससे संबंधित मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा। प्रश्न उठता है कि आपने किसी व्यक्ति से सेल्फ चेक, या तो आपने कोई सेवा दी होगी या आपने कोई माल दिया होगा, अर्थात कानूनी तरीके से प्राप्त करने योग्य आप उस राशि के लिए आपने अगर कोई चेक ली हो और वो चेक अगर उसने आपको सेल्फ चेक दे दी हो और वो चेक को लेकर जब आप बैंक के काउंटर पर जाते हैं और बैंक के काउंटर में आपको टोकन दिया जाए और वो टोकन तब तक आप उसका इंतज़ार करते हैं जब तक आपका नंबर आए, और जब तक आपका नंबर आता है आपसे कहा जाता है भाई आपका टोकन वापस दीजिए, चेक धारक के, चेक जारी करने वाले के अकाउंट में, खाते में पैसे नहीं है, बैलेंस नहीं है, इसलिए हम आपको भुगतान नहीं कर सकते, और आप मजबूरन टोकन वापस दे देते हैं और आपकी चेक आप वापस ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों नहीं आप उस सेल्फ चेक पर भी मुकदमा कर सकते हैं? क्यों आप इतने मजबूर हो जाते हैं? यहाँ मैं आपके साथ अपना वीडियो के मार्फत कानून का आधिकारिक रूप शेयर करना चाहूँगा। आपको इसके लिए अपनी दायित्व का पालन करना पड़ेगा। जो ही आपको अपनी सेल्फ चेक वापस मिले बैंक के काउंटर से, आपका पहला फर्ज बनेगा आप उस चेक को, सेल्फ चेक को जो आपको वापस दे दी गई है, आप संबंधित बैंक के अधिकारी या प्रबंधक से मिले और कोशिश कीजिए उन पर कानूनन रूप से दबाव डालिए और उस चेक पर अपना एक इंडोर्समेंट डलवाइए। बैंक की तरफ से एक इंडोर्समेंट होना पड़ेगा। इंडोर्समेंट वो ये लिखे भाई ये चेक हमने अनादित की है, डिजोनर की है, इस कारण से, जो भी कारण होते हैं उस कारण से विशेष तौर पर चेक जारीकर्ता के खाते में पैसे नहीं है या इनसफिशिएंट फंड या और भी कोई कारण। दूसरी बात में जहाँ तक कोशिश ये भी लिखवाई है भाई इसमें आपने बैंक के समक्ष ये चेक प्रस्तुत की थी, ये भी लिखवाई है। अगर इंडोर्समेंट आपको मिल जाता हो, और यहाँ ध्यान रहे कि उस चेक में बेयरर शब्द होना चाहिए, यानी कि सेल्फ चेक और बेयरर, अगर बेयरर शब्द काट दिया गया हो तो आपका केस और भी कमज़ोर हो जाएगा। अगर सेल्फ चेक आप लेकर जाते हैं साथ में बेयरर शब्द उसमें लिखा हुआ हो, ऐसी परिस्थिति में अगर आप यह सफल हो जाते हैं
बैंक अधिकारी से अपने उस चेक पर इंडोर्समेंट करवाने में, तो आप निश्चय रूप से आप उस चेक पर भी चेक जारीकर्ता के विरुद्ध कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक मामला कर सकते हैं। जैसा कि जनरली साधारण तौर पर हम लोग करते हैं, जब चेक किसी के नाम से दी गई हो, किसी कंपनी के नाम से दी गई हो या व्यक्तिगत नाम से दी गई हो, और वो चेक अगर अनादित की जाती है, डिजोनर की जाती है, तो बाकायदा उस पर मुकदमा होता है बाकी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी चेक जो सेल्फ चेक थी, अगर आपको उसके पैसे नहीं मिले और आप बैंक से और बैंक के अधिकारियों से उस पर इंडोर्समेंट करवाने में सक्षम हो जाते हैं, तो कानूनी रूप से जो तौर तरीके हैं, जो प्रावधान है धारा 138 142 के अधीन, आप उस पर चेक जारीकर्ता के ऊपर कानूनी नोटिस आप जारी कर सकते हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं 30 दिनों के अंदर 15 दिन की नोटिस देने का प्रावधान है, और चेक की अवधि 6 महीने या 3 महीने या जो भी कम से कम हो उसके अंतर्गत ही आपको नोटिस देनी पड़ेगी। वो नोटिस अगर आप दे देते हैं, वो नोटिस रिसीव करे या ना करे फैक्टर वो नहीं है। नोटिस रिसीव किया, उसने कुछ जवाब दिया कि नहीं दिया, और अगर नहीं किया कोई बात नहीं है, चेक के नोटिस के वापस आने पर जो आपको इंडोर्समेंट आता है पोस्टल वालों की तरफ से, वो इंडोर्समेंट अपने आप में सफल होगा, अपने आप में निर्णयात्मक भूमिका निभाएगा। तो यहाँ प्रस्तुतता आपने नोटिस भी दे दी और चेक जारीकर्ता ने उसका भुगतान भी नहीं किया, तो क्या सेल्फ चेक पर भी मुकदमा होगा? जी हाँ, सेल्फ चेक पर भी मुकदमा होगा, बशर्ते कि आप इंडोर्समेंट करवा लेते हैं, बशर्ते कि आपकी चेक बियरर शब्द लिखा हुआ हो। अब न्यायिक प्रक्रिया जो भी है उसके अनुरूप आप उस पर मुकदमा करिए। संबंधित न्यायिक दंडाधिकारी, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहे जाते हैं, संबंधित अधिकारी के पास के मुकदमा कीजिए, जो साधारण तौर पर हम लोग चेक बाउंस के केस में करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि धारा 5, धारा 6 और धारा 9 अर्थात सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 और धारा 138 अर्थात सेक्शन 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा के अंतर्गत ये सारे प्रावधान यहाँ संबंधित प्रावधान कहे जा सकते हैं, जिसको रेलिवेंट कहे जाते हैं, संबंधित तथ्य रेलिवेंट फैक्ट भी कहे जा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब धारा 5 के अंतर्गत बिल ऑफ एक्सचेंज का विवरण है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके अंतर्गत आपको आपके पैसे पाने के बाबत अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अर्थात एक हथियार आपके हाथ में आता हो, जिसको हम लोग चेक भी कह सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं। और चेक की परिभाषा अर्थात सेक्शन 6, चेक की परिभाषा अगर हम जाते हैं तो चेक की परिभाषा इस तरह से पढ़ी जाती है: चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रांस। अर्थात चेक की परिभाषा के अंतर्गत में आपकी वो सेल्फ चेक आई कि नहीं आई, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब आप ले लीजिए सेक्शन 9 धारा 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब तक आप उस सेल्फ चेक के होल्डर इन ड्यू कोर्स अर्थात समय उपरांत आप उसके अधिकारी नहीं रहे, होल्डर नहीं रहे, अधिकर्ता नहीं रहे, मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration became the possessor of a promissory note, bill of exchange or check if payable to bearer or the payee or endorsee। अर्थात bearer शब्द का यहाँ पर खास करके उल्लेख है। तो अगर आपकी चेक सेल्फ चेक भी हो और साथ में bearer भी लिखा हो, और अगर आपका चेक का भुगतान न मिला हो और आपने मैनेजर या अधिकारी से उस पर इंडोर्समेंट करवा लिया हो, तो इन 3 धाराओं के अंतर्गत आप बाकायदा कानूनी रूप से उस चेक के मुकदमे के अधिकारी हो जाते हैं। और धारा 138 जैसा कि साधारण तौर पर पढ़ी जाती है, डिजोनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंट ऑफ फंड एक्सेट्रा वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय ए पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन बाय हिम विद ए बैंकर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फ्रॉम हुम out of account for the discharge in whole or in part
ऑफ एनी डेट और अदर लायबिलिटी। यहाँ ध्यान देने की बात है, सेल्फ चेक तो आपने ले ली, लेकिन सेल्फ चेक का भुगतान आपको तभी मिल सकता है, कानूनी रूप से आप न्यायालय में तभी आप सफल हो सकते हैं, वो चेक, उस चेक का भुगतान आपका कानूनी रूप से मान्य प्राप्त होना चाहिए। अर्थात गैर कानूनी तरीके से कोई भी भुगतान लिया हुआ, उसके बाबत चेक ली हुई, जो कि अगर आप प्रमाण नहीं कर पाते हैं तो इसका मुकदमा अगर आप करते भी हैं तो सफल होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। तो अर्थात हमने ये देखा कि सेल्फ चेक कोई फैक्टर नहीं होता, सेल्फ चेक भी उस चेक की श्रेणी में ही आती है, बशर्ते कि इंडोर्समेंट हो, बशर्ते कि बियरर हो, बशर्ते कि उसका अनाधिकरण हुआ हो और आप साहूकारी के अर्थात कानूनी रूप से उस पैसे के प्राप्त करता हो। यहाँ बहुत सी समस्याएं होती है। इस तरह के मुकदमे माननीय उच्चतम न्यायालय के पास पहले भी पहुँचे हैं। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एक मुकदमा इस तरह का गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मुकदमे का फैसला दिया। उस फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय अर्थात हमारे अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का रेफरेंस देकर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस सेल्फ चेक के मुकदमे को खारिज कर दिया, यह कहकर भी सेल्फ चेक है, इस पर कोई आपराधिक केस नहीं बनता। क्यों? कि उसमें इंडोर्समेंट नहीं है और बियरर शब्द नहीं है। अर्थात हमने देखा जितने भी मुकदमे जहाँ पर सेल्फ चेक का प्रश्न आता है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जब भी इस पर रेफरेंस आता है, जो कुछ रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा जिसका फ़ायदा, जिसको आप इसमें संदर्भ में ले सकते हैं। जैसे 1999 वॉल्यूम 1 SCC 113, तो फिर उसी तरह 2001 वॉल्यूम 3 SCC 609 और 2005 गुवाहाटी हाई कोर्ट जो 26 अप्रैल को पास हुआ था, डॉक्टर जे बारकाकोटी वर्सेस सुब्रतो पतंगिया एंड अदर्स। इस मुकदमे के संदर्भ में मुझे जो मिला वो यही मिला, भाई सेल्फ चेक और अकाउंट में जमा, अर्थात सेल्फ चेक तो दी गई लेकिन चेक प्राप्तकर्ता ने अपने अकाउंट में जमा कर दिया और अकाउंट में जमा करने पर बैंक के जो वाउचर्स मिले, जो जमा करने के बाद एक वाउचर मिलते हैं, उसमें कारण भी दिखाया गया इंसफिशिएंट फंड। लेकिन चूंकि इस चेक का सेल्फ चेक थी, इसलिए जब मुकदमा किया गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट समक्ष मुकदमा गया, निचली अदालत से, जिला जज से जब गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास मुकदमा पहुंचा, तो यह मुकदमा यह बोलकर खारिज हो गया कि इस चेक में सेल्फ चेक है और जारीकर्ता ने चेक सेल्फ चेक दी थी, कानूनी रूप से इसका कोई आपराधिक मामला नहीं बनता। जबकि चेक धारक अर्थात जिसके पक्ष में चेक दी गई थी, सेल्फ चेक या यूँ कहिए बेरर चेक, उसके समक्ष ऐसा कोई प्रमाण वो प्रूफ नहीं कर पाया कि भाई ये बेरर चेक थी और सेल्फ चेक होने के बावजूद भी मेरा अधिकार बनता है और मैंने उस पर एंडोर्समेंट करवाया था। यहाँ देखने की बात यह है कि जब सेल्फ चेक अगर आपको मिलती है और अगर आप बैंक के काउंटर पर जाते हैं तो आपके पास ऐसा कोई भी बैंक का फॉर्म नहीं होता जिसमें यह लिखा रहता है इस कारण से चेक बाउंस हुई। अर्थात जब आप अकाउंट में जमा देते हैं, खाते में जमा देते हैं, तो बैंक आपको चेक बाउंस करने के साथ साथ एक फॉर्म भी देती है, उस फॉर्म पर ही बैंक का एंडोर्समेंट लिखा रहता है। और जब आप सेल्फ चेक अपने काउंटर पर देते हैं और टोकन लेते हैं और टोकन जब वापस कर देते हैं, चेक आपकी वापस मिल गई, तो आपके पास ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं होता जिस पर एंडोर्समेंट रहता है। तो आखिर आप मुकदमे में कैसे जा पाएंगे? इसीलिए एंडोर्समेंट चाहिए। और बियरर शब्द लिखा होने का मतलब हुआ सेल्फ चेक या जो भी बैंक में प्रस्तुत हुआ, आप भी हो सकते हैं अगर आपने किसी कर्मचारी को भेजा हो और वहाँ पर एंडोर्समेंट में अगर बशर्त बाइज्जत ये कहा गया हो भाई इस नाम के व्यक्ति ने इस चेक को बैंक में प्रोड्यूस किया था, लेकिन खाता धारक के जिसने चेक जारी की है अकाउंट में पैसे नहीं होने के कारण यानी किसी कारण से बैंक उस पैसे को देने में असमर्थ है, ऐसा एंडोर्समेंट अगर आप करवा लेते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप उस मुकदमे को बाइज्जत कोर्ट में प्रमाण करके आप सफल हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको पुनः आपकी सहयोगिता के लिए एक जजमेंट देना चाहूँगा। 2008
बाबूलाल जैन वर्सेस केवल चंद जैन। यह मुकदमा 2008 में रिकॉर्डिंग हुआ है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट में भी सेल्फ चेक की बात कही गई है और सेल्फ चेक में खास करके देखने की बात यही है कि आपकी बियरर होनी चाहिए और इंडोर्समेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं होती है तो कहने का मतलब, अगर ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई अगर आपके चेक के ऊपर नहीं मिलती है तो आपको ज़रूर परेशानी होगी सेल्फ चेक के ऊपर में मुकदमा करने में, आपराधिक मुकदमा करने के लिए। इससे संबंधित जो अलग धाराएं हैं जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो धाराएं धारा 13, 15 अर्थात 13 and 14 and 15 and 16 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इन धाराओं को भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, इनकी सहायता ले सकते हैं, जिसमें बियरर चेक और इंडोर्समेंट के बारे में कहा गया है। लेकिन फ़िलहाल आपका रेडी रेफरेंस के लिए उन धाराओं पर इतना ज़्यादा गंभीर होने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो समय और समक्ष की ज़रूरत है वो यही है कि आपकी चेक सेल्फ चेक होनी चाहिए, आपकी चेक बियरर उस पर लिखा होना चाहिए, बियरर से काटा हुआ नहीं होना चाहिए और बैंक का इंडोर्समेंट होना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों की समझ और अगर आप प्रमाण आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने प्रमाण कर पाते हैं अपने गवाहों के मार्फत बैंक के अधिकारियों को बैंक में हाजिर करके, तो मुझे भरोसा है आप इस मुकदमे में सफल हो पाएंगे। और मेरा प्रयास जो आपके लिए मैंने किया है, जो इस मुकदमे के सफल होने के लिए मैंने किया है, मैं समझूंगा कि मैं भी उस प्रयास में सफल हो सका। ध्यान रहे कि यूं तो समय समय पर इस एनआई एक्ट को संशोधित किया गया है। 1881 का ब्रिटिश पीरियड का यह कानून आज भी हमारे पर लागू है। समय समय जब जब ज़रूरत पड़ी हमारे संसद ने, हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने संशोधन का सुझाव दिया और संसद ने सुझाव को मानकर समय समय संशोधन भी किया। वस्तुतः जो भी धाराएं फिलहाल संशोधित हुई है उससे संबंधित अपना ये मुकदमा आज का नहीं है, विषय वस्तु नहीं है। विषय वस्तु आज का सेल्फ चेक से संबंधित जितनी जानकारी मेरे ख्याल से आपको चाहिए थी वो जानकारी सेल्फ चेक से संबंधित मुकदमे करने के लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा जो भी संबंधित प्रावधान है वो अपनी जगह है, उसकी जब ज़रूरत पड़ेगी आप मुझे कृपया फ़ोन कीजिए या अपने संबंधित वकील से संपर्क करके बाकी धाराओं के संबंध में आप जान लीजिए। फिलहाल सेल्फ चेक वगैरह आप मुकदमा बनाना हो, आप करना चाहें, मेरे इन प्रयासों को सुझाव को अमल करते हुए आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। ये सेल्फ चेक और इससे संबंधित मुकदमों की पहल अपने देश में आज की ज्वलंत समस्या है, ज्वलंत उदाहरण है। यूँ तो विभिन्न अलग अलग वकील, अलग अलग पेशेवर आपको अपने अपने तरीके से समझा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ चेक की जहाँ तक सवाल है, सेल्फ चेक का मुकदमा हजारों और लाखों की संख्या में हो सकते हैं, बशर्ते कि सफल होने की गुंजाइश थोड़ी मोड़ी सामने आती हो। इसलिए ध्यान रहे, मैंने जो सुझाव आपको दिए हैं तो मैंने प्रयास किए हैं, उस पर आप अमल कीजिए और थोड़ी सी कोशिश कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप अपने मुकदमे में सफल हो और जिसे चेक जारी किया है वो इस कानूनी जंजाल में फंसकर आपको मजबूरन आपके पैसे लौटाए और क्षतिपूर्ति दे, तभी आपका प्रयास सफल होगा, तभी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब होगा। धन्यवाद।